प्रिय विद्यार्थियों, आज अपने कक्षा 10th के विज्ञान का 15वां अध्याय पढ़ते हैं, हमारा पर्यावरण। तो हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले जो जैविक व अजैविक घटक जो हैं वो मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो जैविक घटक में जितने भी जीव हैं वो सारे आते हैं, और अजैविक घटक में जो जीव नहीं हैं, जितने भी निर्जीव पदार्थ हमारे चारों तरफ हैं वो सारे अजैविक घटक में आते हैं। तो हमारे चारों तरफ जितने भी जीव और निर्जीव हैं वो सारे मिलकर हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पर्यावरण शब्द का अर्थ होता है चारों तरफ का आवरण। ये जो शब्द है पर्यावरण, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें पहला शब्द है परि, जिसका मतलब होता है चारों ओर, और दूसरा शब्द है आवरण, जो हमें घेरे हुए है। तो हमारे चारों तरफ जो भी पदार्थ हमें घेरे हुए हैं वो सब मिलकर हमारा पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इसके बाद में आता है कि जो हमारा पर्यावरण है वो कैसे धीरे धीरे दूषित होता जा रहा है और कैसे हम हमारे पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। तो जो पर्यावरण को दूषित करने वाले पदार्थ हैं उनको अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो हमारे काम के नहीं होते और जिन्हें फेंकना पड़ता है उन्हें अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। तो ये पूछा जाता है कि अपशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो हमारे काम के नहीं होते और जिन्हें फेंकना पड़ता है उन्हें अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ, और दूसरे को कहते हैं जैव अनिम्नीकरणीय या अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ। तो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अर्थात किसी जीव द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे खराब हुआ भोजन, सब्जियों के छिलके, चाय की पत्ती, गोबर इत्यादि जो पदार्थ होते हैं वो अगर अपने उसको फेंक देते हैं तो कुछ समय के बाद उनको हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाले जो जीव हैं वो उनको अपघटित कर देते हैं और वो वापस मृदा के अंदर मिल जाते हैं। ऐसे पदार्थ जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। दूसरे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं अजैव निम्नीकरणीय। तो वे पदार्थ जो जीवों के द्वारा, जो सूक्ष्म जीव हैं उनके द्वारा या जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, उन्हें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि पॉलीथीन की थैली, प्लास्टिक व कांच के जो डिब्बे होते हैं वो लंबे समय तक पर्यावरण में जैसे हम उनको फेंकते हैं वैसे ही पड़े रहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो नष्ट नहीं होते वो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं, और जिनको सूक्ष्म जीव नष्ट कर सकते हैं वो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरणीय होते हैं। तो क्यों कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं, मतलब जीवों के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, और क्यों अन्य पदार्थ जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं या अजैव निम्नीकरणीय होते हैं। तो जीवों में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ये जो एंजाइम होते हैं ये अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, मतलब ये एक विशेष प्रकार के पदार्थ पर ही अपनी क्रिया कर सकते हैं। इस कारण बहुत से मानव निर्मित पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु अथवा दूसरे मृत जीवियों द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि इन जीवाणुओं के शरीर में इन पदार्थों को अपघटित करने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनको अपघटित करने वाले एंजाइम सूक्ष्म जीवों के शरीर में पाए जाते हैं वो
जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होंगे, और जिनको अपघटित करने के लिए एंजाइम जो हैं वो सूक्ष्म जीवों के, जीवाणुओं के शरीर में नहीं पाए जाते, वो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं वो भौतिक प्रक्रम जैसे कि ऊष्मा तथा दाब का उन पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये लंबे समय तक पर्यावरण में पड़े रहते हैं। ये पदार्थ पर्यावरण के अन्य सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। तो कौन से अपशिष्ट पदार्थ पर्यावरण को ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं? तो इसका उत्तर है अजैव निम्नीकरणीय जो पदार्थ हैं, जो पदार्थ जीवों के द्वारा नष्ट नहीं हो सकते, अपघटित नहीं हो सकते, वो पर्यावरण को ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं पारितंत्र के बारे में। तो पहला प्रश्न यही है कि पारितंत्र किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक जैसे कि मृदा, वायु, जल, जलवायु आदि सब संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में जितने भी जीव हैं और जितने भी अजैविक कारक हैं वो सब संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी जीव प्लस अजैव कारक मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? पारितंत्र का। अब पारितंत्र के क्या उदाहरण हो सकते हैं? तो जैसे बगीचा है, तो बगीचे में बहुत सारे पौधे होते हैं, बहुत सारे जीव होते, जंतु होते हैं, और उसमें अजैव कारक जैसे मृदा है, वायु है, जल है, वो भी होते हैं। तो बगीचा एक पारितंत्र का उदाहरण है। इसी प्रकार जो आपका खेत होता है वो भी एक पारितंत्र का उदाहरण है। तालाब में बहुत सारी मछलियाँ होती हैं, बहुत सारे शैवाल पाए जाते हैं, कुछ पादप भी पाए जाते हैं, और अजैव कारक तो होते ही हैं। तो तालाब भी एक क्या है? पारितंत्र है। इसी प्रकार नदी भी एक पारितंत्र है, और जीवशाला जिसको एक्वेरियम भी कहते हैं, जिसमें मछलियाँ वगैरह रखी जाती है, वो भी अपने आप में पारितंत्र का एक उदाहरण है। अब पारितंत्र के अंदर कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि भोजन का निर्माण करते हैं, सूर्य के प्रकाश से भोजन का निर्माण करते हैं। ऐसे जो पादप हैं, ऐसे जो जीव हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। और अन्य जो जीव होते हैं पारितंत्र में, वो इन जीवों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, उनको उपभोक्ता कहते हैं। तो पारितंत्र में उत्पादक कौन होते हैं? सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें उत्पादक कहते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि पारितंत्र में उत्पादक किसे कहते हैं? तो सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल, जो तालाब में जो काई होती है वो नील हरित शैवाल है, जो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें उत्पादक कहते हैं। और उपभोक्ता किसे कहते हैं? वे जीव जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उत्पादकों अर्थात हरे पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर होते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता फिर कई प्रकार के हो सकते हैं। ऐसे उपभोक्ता जो पादपों पर निर्भर रहते हैं, जो पादपों को खाते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, उनको मारकर खा जाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। कुछ ऐसे जंतु भी होते हैं जो पादपों को भी खा सकते हैं और जंतुओं को भी खा सकते हैं, उनको सर्वाहारी कह सकते हैं। अन्य जो जीव होते हैं वो किसी जीव के शरीर पर पाए जाते हैं और उन पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। और अन्य जीव जैसे कि जो गोबर को अपघटित कर देते हैं या मृत पदार्थों को जो अपघटित करने का काम करते हैं, उन्हें अपमार्जक कहते हैं। तो उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? उपभोक्ता 5 प्रकार के होते हैं: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी और अपमार्जक।
अब अपने पढ़ते हैं पारितंत्र में आहार श्रृंखला। तो आहार श्रृंखला किसे कहते हैं कि विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की वह श्रृंखला जो एक दूसरे का आहार करते हैं, आहार श्रृंखला कहलाती है। जैसे कि जो पादप होते हैं वो हिरण के द्वारा खाए जाते हैं और हिरण को शेर खा जाता है, तो ये एक श्रृंखला बन गई। इस श्रृंखला को ही आहार श्रृंखला कहते हैं। और इसमें जो हिरण है वो एक जैविक स्तर है, शेर एक जैविक स्तर दूसरा है और पादप एक अन्य जैविक स्तर है। तो विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की वह श्रृंखला जो एक दूसरे का आहार करते हैं, आहार श्रृंखला कहलाती है। इसी प्रकार जलीय जो पौधे होते हैं उनको केकड़ा खाता है, केकड़े को फिर मछली खा जाती है और मछली को फिर बुगला खा जाता है। तो ये एक श्रृंखला बन गई। इस श्रृंखला को ही क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा ये हो सकती है कि जीवों की वह श्रृंखला जिसमें खाने व खाए जाने की पुनरावृत्ति होती है उसे आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो यहाँ पर जो केकड़ा है वो जलीय पौधे को खा रहा है, मछली केकड़े को खा रही है, बुगला मछली को खा रहा है। तो इस श्रृंखला में खाने और खाए जाने की पुनरावृत्ति हो रही है, इसीलिए इसे आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण जो होता है वो एक पोषी स्तर कहलाता है। तो जलीय पौधे एक पहला पोषी स्तर हो गया, केकड़ा दूसरा पोषी स्तर हो गया, मछली तीसरा पोषी स्तर हो गया और बुगला चौथा पोषी स्तर हो गया। तो आहार श्रृंखला का प्रत्येक जो चरण है वो एक पोषी स्तर बनाता है। तो इसमें जो स्वपोषी होते हैं या जिनको हम उत्पादक कहते हैं वो प्रथम पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। जैसे जलीय पौधा है, यहाँ पर जो पादप है, ये दोनों ही क्या हैं, स्वपोषी या उत्पादक हैं और ये प्रथम पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। अब पादपों को जो खाएंगे वो शाकाहारी होंगे, तो शाकाहारियों को प्राथमिक उपभोक्ता भी कहते हैं और ये द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। जैसे हिरण है, ये द्वितीय पोषी स्तर है क्योंकि ये 2 नंबर पर आ रहा है और ये शाकाहारी है। इसी प्रकार केकड़ा भी यहाँ पर 2 नंबर पर आ रहा है, इसलिए ये द्वितीय पोषी स्तर है और ये भी क्या होता है, केकड़ा भी शाकाहारी होता है। अब जो तीसरे नंबर पर आते हैं श्रृंखला में वो तृतीय पोषी स्तर कहलाते हैं। ये छोटे मांसाहारी होते हैं और उनको द्वितीय के उपभोक्ता कहते हैं, क्योंकि ये तो उत्पादक हो गया पादप, तो ये प्रथम उपभोक्ता हो गया और ये द्वितीय उपभोक्ता हो गया। और पोषी स्तर, ये पहला पोषी स्तर, ये दूसरा पोषी स्तर और ये तीसरा पोषी स्तर। और चौथे पोषी स्तर में तृतीय उपभोक्ता आएंगे और वो क्या होंगे, बड़े मांसाहारी होंगे जो छोटे मांसाहारियों को खा जाते हैं। तो यहाँ पर एक अन्य आहार श्रृंखला का उदाहरण है। जैसे पादप को कीट खाता है, कीट को फिर मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खा जाता है और सांप को बाज खा जाता है। तो ये क्या है, एक खाद्य श्रृंखला है जिसमें ये पहला पोषी स्तर है, ये दूसरा पोषी स्तर है, ये तीसरा पोषी स्तर है, ये चौथा पोषी स्तर है और ये 5वां पोषी स्तर है। ये पादप है, इसको हम क्या कहेंगे, उत्पादक। ये क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता। ये क्या है, ये द्वितीयक उपभोक्ता। इसी प्रकार ये तृतीयक उपभोक्ता हो गया और ये चतुर्थ उपभोक्ता हो गया। तो जो स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। तो जो पादप होते हैं, जो स्वपोषी होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा होती है उसको ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उसको रासायनिक ऊर्जा में
बदल देते हैं। यह ऊर्जा संसार के संपूर्ण जीव समुदाय की सभी क्रियाओं के संपादन में सहायक है। तो सभी जीवों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से। और पेड़ पौधों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य के प्रकाश से। तो सूर्य के प्रकाश से पेड़ पौधे जो ऊर्जा ग्रहण करके उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, वही रासायनिक ऊर्जा संपूर्ण जीव समुदाय की सभी क्रियाओं के संपादन में सहायक है। उसी से ही पूरी दुनिया का क्रियाकलाप चल रहा है। अगर आप 2 दिन तक भोजन ना करें तो क्या होगा? आप क्रिया नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार कोई भी जीव अगर भोजन नहीं करेगा तो वो भी क्रिया नहीं कर पाएगा। और हम भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो स्वपोषी पौधे होते हैं उनसे हम भोजन प्राप्त करते हैं। और ये स्वपोषी जो पौधे होते हैं वो भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो वो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा, इसीलिए उनको स्वपोषी कहते हैं। तो जो पारितंत्र होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है? तो पारितंत्र में जो उत्पादक होते हैं, जो पादप होते हैं, वो सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं। पादपों से ये जो ऊर्जा है वो कहाँ जाती है? प्राथमिक उपभोक्ता में जैसे कीट में, और फिर कीट से द्वितीयक उपभोक्ता जैसे मेंढक में चली जाती है। मेंढक से ये ऊर्जा तृतीयक उपभोक्ता सांप में चली जाती है, और सांप से ये बाज में जो कि चतुर्थ उपभोक्ता है उसमें चली जाती है। तो इस प्रकार जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा है उसको पादप ग्रहण करते हैं। पादपों से प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता, और तृतीयक उपभोक्ता से चतुर्थ उपभोक्ता में ये ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसी को परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का केवल 1% भाग ही खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो जितना प्रकाश पादप को प्राप्त होता है उसमें से बहुत थोड़े भाग का ही खाद्य ऊर्जा में परिवर्तन हो पाता है। पादप जितना ऊर्जा ग्रहण करता है उसमें से 1% ऊर्जा का ही वो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण कर पाता है। जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं तब ऊर्जा की बड़ी मात्रा पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास हो जाती है, और कुछ मात्रा का जो उपयोग है वो जीव द्वारा पाचन में, वृद्धि में एवं जनन में हो जाता है। तो खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है तथा अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध होता है। प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर पर पहुंच पाता है। तो यहाँ से जितनी ऊर्जा सूर्य से पादप को प्राप्त होती है उसका 1% ही पादप प्रयोग कर पाता है। अब जितनी ऊर्जा इसने संचित की है पादप ने, उसमें से केवल 10% ऊर्जा अगले स्तर पर जाती है। तो अगर सूर्य से पादप को 10,000 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है तो उसमें से केवल 1% मतलब 100 जूल ऊर्जा ही ये पौधा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर पाता है। अब ये 100 जूल ऊर्जा जो पादप ने रूपांतरित की है इसमें से 10% ही प्राथमिक उपभोक्ता को प्राप्त होगी, मतलब इसको 10 जूल ही ऊर्जा प्राप्त होगी। 90 जूल ऊर्जा जो होगी वो यहाँ पर नष्ट हो जाती है उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता में जाते जाते। अब यहाँ से अगले स्तर में 10% जाएगी, मतलब यहाँ अगर 10 जूल ऊर्जा प्राप्त हुई है तो यहाँ पर कितनी होगी? 1 जूल ऊर्जा ही इसको मिल पाएगी। तो इस प्रकार पादप
सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का 1% भाग का रूपांतरण कर पाते हैं और फिर अगले पोषी स्तर में जो ऊर्जा जाती है वो केवल 10% ऊर्जा ही जा पाती है। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि अगर ये पादप है तो अगर इसको कीट खाता है तो इस पूरे पादप को नहीं खा पाता, इसकी जड़ें रह जाती है, कुछ कठोर तना रह जाएगा। अब जितना कीट खाएगा उतना सारा का पाचन भी नहीं होगा, बहुत सारा अपचित भोजन भी रह जाएगा। फिर पाचन के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से कीट के शरीर में कितनी वृद्धि होगी? केवल 10% की वृद्धि होगी। तो प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर पर पहुंच पाता है। उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा ही उपलब्ध हो पाती है। अतः जो आहार श्रृंखलाएं होती हैं वो सामान्यतया 3 अथवा 4 चरण की ही होती है। तो ये पूछा जाता है कि आहार श्रृंखला कितनी लंबी हो सकती है? तो आहार श्रृंखला सामान्यतया 3 से 4 चरण लंबी ही हो सकती है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि 3 या 4 चरण लंबी ही क्यों होती हैं? क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा ही उपलब्ध हो पाती है, इसलिए जो श्रृंखला है वो क्या होगी? बहुत ही छोटी होती है, 3 अथवा 4 चरण लंबी ही होती है। आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे कल। आपको ये विषय कैसे लगा आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। धन्यवाद।